हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हम डेली चर्चा करते हैं वन लाइनर फैक्ट के बारे में, जो कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं हम पहले फैक्ट से। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियों के सेकेंड पार्ट के बारे में। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि लाल मिट्टी का रंग किसकी अधिकता के कारण लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग का होता है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, इसका कारण क्या है? इसमें कौन से तत्व मौजूद होते हैं जिसके कारण लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? क्योंकि इसमें आयरन और सिलिका सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उत्तम मानी गई है। और भारत की जलवायु किस तरह की है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है और किस राज्य से होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह या फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 5 जून के मध्य केरल से प्रारंभ होता है। भारत में मानसून का प्रवेश केरल से होता है और कब? 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में। और भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह से होता है। इसके अलावा बात करें कि ठंड के दिनों में या जाड़े के दिनों में, जो कि जनवरी फरवरी का समय होता है, तो इस समय तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, वह किस मानसून के कारण होती है? ठंड के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किसके कारण होती है, किस मानसून के कारण होती हुई? तो लौटती हुई मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। रबी की फसल की बुवाई कब होती है और कब कटाई होती है? तो हमें याद रखना है कि रबी के फसल का टाइम पीरियड क्या होता है। तो रबी की फसल की बुवाई का समय होता है अक्टूबर नवंबर और कटाई के समय मार्च अप्रैल होता है। वहीं खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं? तो हमें रबी और खरीफ कौन कौन सी फसलें होती हैं यह हमें याद रखना है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये कुछ प्रमुख रबी की फसलें होती हैं। कौन कौन सी? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई, ये रबी की फसलें हैं। वहीं खरीफ की बात करें, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये कुछ प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। वापस रिपीट करते हैं, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये कुछ प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित हुआ है और यह किस सागर में अवस्थित है? तो लक्षद्वीप समूह प्रवाल अर्थात जिसे कोरल कहा जाता है, कोरल से बना हुआ द्वीप है लक्षद्वीप, और यह किस सागर में? अरब सागर में आता है। बेल्लूर के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो बेल्लूर के निकट स्थित श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है जिसे कोरल द्वीप भी कहा जाता है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, हम सभी को पता है। अगला फैक्ट आता है कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 इसके अंदर में कुल छोटे छोटे से द्वीप आते हैं, जिन सभी को मिलाकर लक्षद्वीप बना है। अगला आता है कि 8 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? तो 8 डिग्री और 9 डिग्री ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल हैं दो। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करते हैं और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रोट है। क्या नाम है उसका? ऑन्ड्रोट। वहीं लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। क्या नाम है? बिट्रा। सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रोट, सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा प्रमुखतः बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मूलतः मलयालम भाषा को बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है।
कौन से? अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं और जो कि ज्वालामुखी से बना हुआ है। और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसी द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। किस द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है? या फिर एमराल्ड आइलैंड भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है। क्या नाम है? सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। किस में? उत्तरी अंडमान में। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करने का कार्य करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। किसको? 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। और ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है, इसको ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। वापस से रिपीट करते हैं, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से और ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। डंकन दर्रा किन के बीच है? डंकन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है, या हम कहें दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच डंकन दर्रा है। ये जो डंकन दर्रा है, इन दोनों को अलग करने का भी काम करता है। और अंडमान द्वीप के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं या अंडमान द्वीप के मूल निवासी कहलाते हैं? तो ओंग जो है वे अंडमान द्वीप के मूल निवासी या जनजाति कहे जाते हैं। निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग या निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अंडमान के ओंग हुए हैं और निकोबार द्वीप समूह के सोमपेंस निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी लोग कहे जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जिसका नाम है, वह मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला फैक्ट आता है कि ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ अवस्थित है? तो ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में मौजूद है। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में। और आदम ब्रिज किनके बीच है? तो आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। कौन सा? आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला आता है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अवस्थित है। अगला आता है काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व जाना जाता था। यह कहाँ स्थित था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के समय काला पानी की सज़ा बहुत दी जाती थी। ठीक है, तो ये वही काला पानी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से बाद में जाना जाने लगा है। इसके बाद आता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप हम सभी ने नाम सुना है। मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, जो कि एक आदम ब्रिज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। अगला फैक्ट आता है सर क्रीक किस राज्य में अवस्थित है? तो सर क्रीक कच्छ के रण जो कि गुजरात में है वहाँ पर अवस्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और यह किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। कौन सी? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है ट्रांस हिमालय। महान हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। जो तिब्बत में हिमालय का भाग है वही ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ प्रमुखतः हिमालय ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में प्रमुखतः कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ये 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या जिसे शूचर लाइन कहा जाता है, इनको अलग करती है। हिंज लाइन या शूचर लाइन के द्वारा अलग कौन होता है? तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है, हिंज लाइन या शूचर लाइन से। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। अगले महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं कि शिपकिला, बड़ाचला और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो शिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। वहीं बुर्जिल और जोजिल दर्रा
कश्मीर में है। कश्मीर में कौन से? बुर्जिल और जोजिला दर्रा। लिपुलेख, थांगला और नीतिला। लिपुलेख, थांगला और नीतिला उत्तराखंड में अवस्थित हैं। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। वहीं बोमडिला, बुमला, दिफू और यांगयाप, बोमडिला, बुमला, दिफू और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य या लघु हिमालय किस भाग में है? तो मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिणी भाग में अवस्थित हैं। पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश और महाभारत की श्रेणियां नेपाल में। ये सभी लघु या जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है उसके ही प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत की श्रेणियां। ये मूल रूप से लघु या मध्य हिमालय का भाग है। और मध्य हिमालय में कौन कौन से प्रमुख दर्रे आते हैं? मध्य हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे प्रमुख रूप से आते हैं। शिमला लघु हिमालय की किस श्रेणी पर स्थित है? शिमला लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं? तो कौन कौन सी घाटियाँ आती हैं? तो वृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ मिलती हैं। वृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ मूल रूप से अवस्थित हैं। वहीं शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी और रानीखेत ये सभी लघु हिमालय में आते हैं। वहीं शिवालिक या जिसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक के या फिर निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी मानी गई है। इसके साथ ही लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं। लघु हिमालय शिवालय से किसके द्वारा अलग होती हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं। इसके साथ ही शिवालिक की पहाड़ियाँ किनके नदियों के या किन नदियों के मध्य हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच फैली हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु और सतलज नदी के बीच फैली हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक की श्रेणियों के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियों के मध्य कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पूर्व में 2 द्वार आते हैं, हरिद्वार और कोट द्वार। पूर्व में द्वार हरिद्वार और कोट द्वार, वहीं पश्चिम में दून जिसे देहरादून के नाम से जाना जाता है, ये मूल रूप से कहे जाते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को ही जम्मू कश्मीर में मर्म, जिसे गुलमर्ग, मर्ग या मर्म कुछ भी कह सकते हैं, तो गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और ये छोटे छोटे घास के मैदानी होते हैं और इसे उत्तराखंड में बुग्याला या फिर पयार के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे से घास के मैदान होते हैं, इसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग, वहीं उत्तराखंड में बुग्याला और पयार के नाम से जाने जाते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर मूल रूप से किस देश में आता है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में अवस्थित है। वहीं उत्तरी या दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर के नाम क्या हैं? उत्तरी या दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर के नाम कालसुबाई और कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख है, जो कि मूल रूप से सर्वोच्च शिखर के नाम है। वहीं महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे प्रमुख चोटी कही जाती है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर को कही जाती है और जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि विल्सन पॉइंट किस पर्वत चोटी की सबसे प्रमुख चोटी है, यह सबसे उच्चतम बिंदु है किस चोटी का? तो उत्तरी सह्याद्री का। वहीं खैबर दर्रा, आई होप कि हम सभी ने नाम सुना ही, खैबर दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है? तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन सा? खैबर दर्रा। और पंजशीर घाटी किस देश में है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। और गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ? गुजरात में अवस्थित हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनके बारे में हमने चर्चा की और उनसे रिलेटेड जितने भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर अप किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।